सभी का स्वागत करता हूं इस नीट और जेई की जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से आप सभी को वेलकम करता हूं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, मैं नाम भी लेना चाहता हूं, जैसे प्रखर जी हैं, शिव पूजन जी हैं, सौम्या जी हैं। ये आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास लेता हूं। जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताता हूं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, और हर संभव प्रयास सफलता की ओर। बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छा टैग लाइन है। आप इसे अपने जीवन में उतार लीजिए कि डेफिनेटली आपको सफल ही होना है। और अगर आप मेहनत करेंगे, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अपने साइड से फुल देंगे, अगर आप अपनी साइड से जितना हो सकता है 100% प्रयास करेंगे, तो जरूर मानिएगा, यकीन मानिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। मैं 2 से 3 मिनट का समय देता हूं जिसमें आप लोग ज्वाइन कर लें। सभी को गुड इवनिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मैसेज में लिख भी दीजिए कि सर जस्ट स्टार्ट द क्लास, तो मैं आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को और चीज़ें समझ आ रही हैं लोगों को? तो ज़रूर आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ, चीज़ें आ भी रही हैं। और साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन आप भी करिएगा, जो भी डाउट होंगे वो मैं बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। सौम्या जी, वैष्णवी जी, शिव पूजन जी, प्रखर जी, आप सभी के कॉल्स भी आ रहे थे कि सर क्लास कब स्टार्ट होंगी। तो कोई बात नहीं, क्लास आपकी प्रॉपर वे से चलेगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा सिलेबस करेंगे और सिलेक्शन तक आपको पकड़ के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन से पहले छोड़ देंगे, सिलेक्शन तक पकड़ के रखेंगे, डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे। तो अब 2 मिनट में बोलना बंद करता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लें जितने लोग हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का प्रयास भी है और आप सभी क्लास भी ले रहे हैं जब आपके पास टाइम मिल जा रहा है। तो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए 1-2 दिन, क्योंकि कुछ नेट का इशू और ये सब था। तो अभी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, हो गई हैं लगभग। तो हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा समझ में आ रहा है? जरा कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। तो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करते रहा कीजिए, जैसे कि हम आगे चलते हैं। तो चलें स्टार्ट कर दें। यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, और धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता है मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव है। मैं अखिल श्रीवास्तव केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ, और आज मैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव है और अप्रॉक्सीमेटली मुझे इस फील्ड में 10 to 12 ईयर एक्सपीरियंस भी है, वो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से, कि चूंकि ये दूसरी क्लास है, मतलब ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, किसी वजह से मिस हो गया हो, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के मैं आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट एक बार ही आप वीडियो को रिकैप कर लीजिए, वहां से नोट्स भी बनाते रहें, और ग्रुप पे मैसेज भी डाल दिया कीजिए अगर आपके नोट्स बन जाते हैं, कहीं डाउट होता है तो वो भी। ठीक है, मैं वहां से रिजॉल्व कर दूंगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इससे पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक हो गया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक का बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए था, तो वो आपका हो गया था। अब हमें जो चीज़ें पढ़नी है, एटॉमिक मास पढ़ना है। ठीक है,
तो एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास और मोलर मास की बात करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे, मोलर मास की बात करेंगे और ग्राम एटॉमिक मास की बात भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन से कोई भी मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि आपको इसका डेफिनेशन याद करना है, डेफिनेशन से देखिए कुछ आता नहीं है तो आप डेफिनेशन समझ लीजिए चीज़ों को, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि इसकी डेफिनेशन बस समझ के आप चीज़ों को आगे बढ़ें, ठीक। इसके बाद देखिए कुछ और भी टॉपिक हैं, जो जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट है, वो भी मुझे पढ़ाना है। लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कॉन्सेप्ट, वो भी कराना है। लिमिटिंग रिएजेंट और मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। और आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इन दो पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में यही एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मोलैरिटी पढ़ाऊंगा, मोलैलिटी पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें कुछ एक दो टॉपिक और भी है, जैसे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला आ रहा है, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके टर्म आपको हिंदी, देखिए हिंदी में तो इसके टर्म्स आप इंग्लिश में ही इसके टर्म्स बेसिक टर्म्स जानते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको आगे भी जाके जो पढ़ाई करनी है उसमें इन्हीं लैंग्वेज का यूज होगा, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो सीधे सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। पहले तो बात कर लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार, इसे क्या बोलते हैं, परमाणु भार, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ की लिखा हुआ है तो आपको दिख ही रहा है कि परमाणु का जो भार होगा दैट इज नोन एज परमाणु भार। एटॉमिक मास यानी कि जो एटम का जो मास होगा दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। बट देखिए होता क्या है, अब बेसिक मतलब तो वही है, लेकिन जब आप इसकी डेफिनेशन में जाते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है, इसको कैसे करते हैं, तो कई और चीज़ों को भी आपको फोकस करना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेसिक चीज़ तो वही है, जो कि एटम का जो भी आप मास की बात कर रहे हैं वही है। तो अब अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या है, तो एटॉमिक मास की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, अब एटॉमिक मास को, अब हमारे पास कई लेटेस्ट टेक्निक आ गई है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये टेक्निक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक होता है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में हम चीज़ों को जानते हैं और उन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसी का एक पार्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि मास, एटॉमिक मास बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। लेकिन स्टार्टिंग की बात समझिए, जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई होगी, अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं तो उस समय हमारा केमिस्ट्री इतना एडवांस नहीं था, हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं थी कि हम सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास बता दें। तो उस समय लेकिन केमिस्ट्री तो होती थी, एटम तो होता ही था, एटम रिएक्ट करता ही था, ये सब मैंने आपको बताया था। तो एटम जब अगर है और उसका अगर हम मास की बात करें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉसिबल था। तो उस केस में उस समय के साइंटिस्टों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आप देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, प्रखर जी हैं, प्रखर जी मान लीजिए 10 किलो के है ना, प्रखर जी आप 10 किलो के हैं। प्रखर जी बोले नहीं सर मैं तो 60 किलो का हूँ। ऑब्वियस सी बात है आप 60 किलो के होंगे, बट मैं मान के चलता हूँ कि आप 10 किलो के। अब प्रखर जी के जो दोस्त हैं जो कि शिवपूजन जी, ये हैं मान लीजिए
शिवपूजन जी कितने किलो के, 800 किलो के कि 80 किलो के, चलिए 80 किलो के मान लेते हैं, ठीक। और इनके कोई और फ्रेंड है, वो भी मान लीजिए 60 किलो की। तो मैंने क्या किया, अब चूंकि एटम के वेट को मैं एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता था, तो हमने क्या किया, एक को रेफरेंस ले लिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रखर जी को रेफरेंस ले लिया। अब इस रेफरेंस के कंपैरिजन में, जैसे देखिए इनका वेट अगर 10 केजी है, तो इनका वेट 80 केजी है, तो इसको अगर मैं रेफरेंस ले लूं एज अ रेफरेंस, तो ये अगर 1 केजी का है, तो ये क्या इससे 8 गुना बड़ा है, इससे 8 गुना बड़ा है। और ये इसके रेफरेंस में ये इससे 6 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, कि इसका मीन्स ये हुआ कि हमने एक के टर्म में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के मास को कंसिडर किया। एक को हमने फिक्स वैल्यू मान ली और दूसरे को हमने कंपेयर किया। इससे हमें क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की गई। तो हालांकि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब यही होता है आपको कि एक के रिलेशन में दूसरे को बता दो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन दी गई, वो बेसिकली जो दी गई वो हाइड्रोजन के टर्म में दी गई। देखिए 3 डेफिनेशन दी गई, एक हाइड्रोजन के टर्म में दी गई है, एक ऑक्सीजन के टर्म में दी गई है, और तीसरा जो दिया गया है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपकी जो रिसेंट स्टडी है, जो आपके रिसेंट चीजें हैं, रिसेंट चीजों में ये बोला जाता है कि आपकी जो डेफिनेशन अभी चल रही है वो आपका कार्बन से है, कार्बन, ठीक है। तो रिसेंट जो है वो आपका कार्बन से है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिसेंट स्टडी कहती है उसमें जो भी डेफिनेशन की वाली बात आएगी, वहां पे हम कार्बन को ही डेफिनेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एज अ कार्बन के रिस्पेक्ट में हमारी अभी की रिसेंट डेफिनेशन चल रही है। बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या था। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, अच्छा रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, रिलेटिव हमारे घर आ गए हैं, मतलब हमारे घर मेहमान आ गए हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो रिलेटिव्स बोलते हैं। तो हम बेसिकली क्या है, हमारे इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में हमारे भैया है, हमारे मौसी के बच्चे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा वहां पे एक कनेक्शन है। तो एक को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे से, एक को दूसरे से कनेक्ट, मतलब ये भी भाई है मेरा, ये भी भाई है, ये भी भाई है, ये भी चाचा है, ये भी चाचा है, ये मतलब पूरा आपने देखा होगा गांव की बात करें तो पूरे गांव में कोई ब्लड रिलेशन हो या ना हो, लेकिन सभी आपके चाचा ही होते हैं। तो बेसिकली क्या, एक रिलेशन है, दैट इज द रिलेटिव। और एटॉमिक मास के टर्म में बात करें तो मतलब एटम की मास की बात कर रहे हैं, तो एटम का आपने रिलेशन लिया, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास अगर मैं हाइड्रोजन से रिलेट कर रहा हूं, तो एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आएगा उसके लिए जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एनी एलिमेंट, है ना शिवपूजन जी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के रिलेट में करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के मास से उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, अगर मैं हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट की बात करूं, तो देखिए ऑक्सीजन वाला वैलिड अब नहीं है, हाइड्रोजन वाला वैलिड नहीं है, अब उतना डेफिनेशन नहीं बोलते हम, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें भी वही चीज होगा, मास ऑफ वन एटम किसका, जिस एलिमेंट की हम बात करेंगे, किसका, जिस एलिमेंट की हम बात करें। जैसे मान लीजिए हमने प्रखर जी की बात की, तो प्रखर जी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रखर जी विथ रिस्पेक्ट टू उनके जो रिलेटिव है उनके रिस्पेक्ट में, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ प्रखर की जगह मैं एलिमेंट ले लेता हूं, यहाँ पे केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/16। देखिए आपने अगर पढ़ा होगा तो कार्बन ऑक्सीजन का जो मास होता है 15 एटॉमिक मास होता है 15.99 समथिंग होता है, तो दैट इज इक्वल टू 16। तो 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसका ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन है। इन द सेम वे अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो आपको डेफिनेशन पता ही चल गया होगा। ऊपर तो वही लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, नीचे क्या लिखेंगे,
1/12। सौम्या बात समझ में आ रही है? 1/12, 1/16 नहीं, क्योंकि 16 तो किसका था? ऑक्सीजन का। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कभी कभी अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पहले पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय 1/12 एंड मास ऑफ वन एटम ऑफ, क्या लिखूंगा यहाँ पे? वन एटम ऑफ कार्बन यहाँ लिख दूंगा ना। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना। अब हम दूसरे टर्म पे चलते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये अगर इसका आप मैं देखता हूँ, अगर तो इसका अगर पीडीएफ होगा तो मैं आपको पीडीएफ भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सो दैट आपकी पढ़ाई इजी वे से हो जाए। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आ गया। अच्छा, अब बात आती है एक चीज और, एक बात और आती है जो आपको ध्यान रखना है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास आपने क्या पढ़ा? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है पहले ये समझिए, पहले, और इसकी जरूरत क्या हुई पहले ये समझिए। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, क्या आप सभी आइसोटोप के बारे में जानते हैं? आर यू नो अबाउट द आइसोटोप? व्हाट इज द आइसोटोप? आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है ये बताइए। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप के लिए दो चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, बट इसे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। आइसोटोप क्या होता है? ये एटम ऑफ सेम एलिमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का एटम होता है, एक ही एलिमेंट का एटम होता है। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए, इट इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब कि अगर मैं प्रखर की बात कर रहा हूं तो प्रखर का ही डुप्लीकेट, प्रखर का डुप्लीकेट शिवपूजन नहीं हो सकता, प्रखर का डुप्लीकेट दूसरा स्टूडेंट नहीं हो सकता, सौम्या नहीं हो सकती, वैष्णवी नहीं हो सकती, वैष्णवी का डुप्लीकेट सौम्या नहीं हो सकती, सौम्या का डुप्लीकेट वैष्णवी नहीं हो सकती। तो ये चीज ध्यान रखना है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अच्छा, अगर एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट, एक जैसा एलिमेंट नेचर में कई तरह से होते हैं। जैसे मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा 1H1, 1H2, 1H3। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 1H1, 1H2, 1H3 ये तीन हाइड्रोजन के आइसोटोप हुए। एटम तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसका आइसोटोप क्या हुए? तीन। एक ये वाला आइसोटोप है, एक ये वाला आइसोटोप है, एक ये आइसोटोप है। तो मैं किसका एटॉमिक मास की बात करूं? मैं किसके एटॉमिक मास की बात करूं? इस वाले की बात करूं, इस वाले की बात करूं, या इस वाले की बात करूं? तो उसमें थ्योरी ये बोलते हैं कि किसी का एक का मत करो, सभी को ले लो, सभी का एवरेज निकाल लो। तो इसलिए वहां पे आप क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सभी के आइसोटोप होते हैं, और अगर सभी के आइसोटोप हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा, है ना। आपने देखा होगा ना, एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना, मतलब किसी को पार्टी दे रहे हैं, आपने किसी को पार्टी दिया कि कल मेरा बर्थडे आ जाना, तो आप क्या करते हैं? एक एवरेज निकाल देते हैं कि भाई मेरा इतना ही खर्च आएगा। अब ये 2 रोटी खाएगा, ये 4 ब्रेड खाएगा, ये कोल्ड ड्रिंक लेगा, ये ब्रेड खाएगा, ये मक्खन खाएगा, ये केक खाएगा, इससे मतलब नहीं। आप बोलते हैं इतना लगभग लगभग मेरा ऑन एवरेज ये जाएगा। तो आप क्या करते हैं? सभी को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे ही, सभी को पार्टी दिया तो सभी एक जैसे हैं। तो आप क्या करेंगे? वहां पे कंबाइन, तो वहां पे एवरेज एटॉमिक मास की हम बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो वो एटॉमिक मास आपका एवरेज एटॉमिक मास ही होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की तो डेफिनेशन दी गई थी, रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में हम बातें करते हैं, बट एक्चुअल में आपका क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है देख लीजिए जरा। एवरेज, इसका जो फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद नहीं रखना है, बस समझना है, मैं समझा दे रहा हूँ। ये क्या होता है? समीशन मतलब उसका एडअप कर दो, परसेंटेज ऑफ abundance into isotopic mass डिवाइड बाय 100। ये होता है आपका
एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, अब इसको कैसे कह रहे हैं, इसको जरा देख लीजिए। अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास। जैसे मान लीजिए ये वाला आइसोटोप 70%, या ये वाला आइसोटोप आपका, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये वाला जो आइसोटोप है वो आपका मान लीजिए 20% है, ये वाला आइसोटोप क्या है 10% है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज अबंडेंस मतलब अगर मैं 1 की बात करूं तो कैसे देखिए निकालेंगे, 1 वाला कितना है, 1 वाला कितना है 70 है, ठीक है, 1 वाला कितना है 70 है, ठीक। और ये 2 वाला क्या है 1s2, ये वाला 2 वाला कितना है +2 इंटू इसका क्या हुआ परसेंटेज 10 इंटू ये प्लस क्या हुआ 20 वाला कितना हुआ, 3 वाला कितना है 20। तो ये आप देखेंगे, इसी को आप एवरेज एटॉमिक मास बात करते हैं, इसी को आप एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं इसमें, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 100, डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा 100 हो जाएगा। तो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास को हम इस तरह से चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ, जितने भी आइसोटोप हैं जो नेचर में जिस परसेंटेज में पाया जा रहा है उस आइसोटोप को आप उसका जो भी आइसोटोपिक मास है उस मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने परसेंट हैं वो मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका एडअप कर दीजिए, समीशन कर दीजिए। एडअप कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो अब आपको जो याद रखना है वो एवरेज एटॉमिक मास ही याद रखना है, याद रखिएगा एवरेज एटॉमिक मास ही याद रखना है। जेई मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं और नीट में भी इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का फार्मूला। अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, तो होप कि आपको एवरेज एटॉमिक मास समझ आ गया होगा। पहले तो ये क्लियर है कि एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया या नहीं। इसको आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए आपको, ठीक है। 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन पे कराऊंगा, तो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए चीज़ें, है ना। समझ आ रही है आप लोगों को, चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, समझ आ रही हैं आपको चीज़ें। चलिए ठीक है, राइट डाउन कर लिया, आगे बढ़ें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी चीज़ों को और सिखाते हैं। देखिए ये एवरेज एटॉमिक मास पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेता हूँ, पढ़ लेते हैं पहले हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट हैज़ फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, मतलब उसके जो आइसोटोप है उनका कंपोजिशन दे दिया। बोलता है आइसोटोप जो ए है, बी है, सी है। आइसोटोप ए का जो एटॉमिक मास है आइसोटोपिक मास। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट की तैयारी में कभी आपको देखिए जो क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट तो आएंगे ही, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होता है। जेई की जो तैयारी करता है उसमें कॉन्सेप्ट ही आते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आता। कैलकुलेशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई देखिए 2 इंटू 2 क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे सर 4 होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सर बेटा 2 इंटू 2.56 इंटू 2.68 इंटू 3.9 इक्वल्स टू, अब बताओ क्या है आंसर। तो ज्यादातर नीट के बच्चे क्या करते हैं, ऐसी कैलकुलेशन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। एग्जाम में मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक मेथड बता देता हूँ, कभी भी इसको गलती से छोड़िएगा नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन तो होते ही हैं, प्रखर जी बताइए 4 ऑप्शन होते हैं आप लोगों के पास। आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने को तो कोई कह नहीं रहा है, आपको तो आंसर ही निकालना है ना, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहा है। आप इसको थोड़ा सा उसको राउंड ऑफ कर लीजिए, जैसे 3.9 है इसको तुरंत उठा के 4 कर लीजिए, ठीक। अब आपका अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ी सी वैल्यू कम होगी बट 4 के आसपास ही होगी। अब जैसे ये 2.6 है, ठीक है, अब 2.6 है, 2.68 है, तो इसको आप क्या 2.6 ही ले लीजिए या 2.5 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी 2.5 ले लीजिए।
और 2.5 और 2.5 का मल्टीप्लाई करिए, तो डेटा को थोड़ा सा इक्वेट करिए और आंसर ले लीजिए, और एग्जैक्टली जो आंसर आएगा उसके आसपास आए, ठीक। तो जो आसपास आता है उसको टिक लगा दीजिए, आपको तो आंसर करना है ना वहाँ पे, आपको वहाँ बैठ के इतना मल्टीप्लाई दे। तो ये थोड़ा सा मेडिकल के लिए होती है, मेडिकल का जो प्रिपरेशन करता है, तो थोड़ी सी आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इसके प्रैक्टिस भी करें, इस पे प्रैक्टिस भी करें, ये मेरा कहना है आप लोगों से। चलिए, तो पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, और इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। और मेथड क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर देख लीजिए, ये आपका मेथड है कि परसेंटेज अबंडेंस में एटॉमिक जो आइसोटोपिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे ऐड ऑन कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये होगा परसेंटेज अबंडेंस। ये आपका है। 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ। अभी अभी के लिए आप लोगों को एक चीज़ और अलाउ कर देता हूँ, आपके पास अगर मोबाइल है, अभी तो आप मोबाइल से शायद देख रहे होंगे, अगर आप यूज करना चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय के लिए मोबाइल यूज कर सकते हैं। अभी के लिए एग्जाम में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, फिर मैं इसे समझा भी देता हूँ कि कैसे आप करेंगे। कोई बच्चा पूछेगा सर 27.9 को 28 ले लूँ, हाँ ले लीजिए। 28.9 को 28.9 ले लूँ, 29 ले लूँ, हाँ ले लीजिए। 29.9 को 30 ले, आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ये आंसर देखिए कहाँ तक आएगा, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, जाइएगा नहीं, रुके रहिए। मैं आपको चीज़ों को, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और पूरी मिर्ज़ापुर की टीम, पूरी मिर्ज़ापुर की जो हमारी टीम है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने के लिए यहाँ है, और बस थोड़ा सा आप मोटिवेटेड रहें, थोड़ा सा आप चलते रहें, तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छा करेंगे। हो गए आपके आंसर, हो गए? कुछ कुछ क्वेश्चन किया, अब मैं समझाता हूँ और आपको ट्रिक भी बताता जाता हूँ। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास, पहले तो ये समझिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ना। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा जी, जरा एवरेज एटॉमिक मास को मैंने क्या बताया, जितना परसेंटेज है, जैसे देखिए 90.21 परसेंटेज है, तो आप इसको लिखना चाहें तो रूल तो यही बोलता है कि 90.21 लिख लीजिए, लेकिन मैंने कहा कि आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 92 ले लीजिए, ठीक। अच्छा जी, इनटू क्या करेंगे, इनटू क्या करेंगे, इस आइसोटोपिक जो अबंडेंस है इसका मास कितना है 27.9, इसको 27.9 या आप इसे 28 ले सकते हैं, ठीक। प्लस क्या करेंगे, ये कितना परसेंटेज है, इनटू, अब कभी कभी एग्जाम के में ये थ्योरी के फॉर्म में ऐसे दे देता, इस तरह से नहीं देता, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन जानते रहें तो डेफिनेटली आप उसे कर लेंगे। और कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इसका ट्रिक बता दूं क्या, क्या इसका ट्रिक बता दूं क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ट्रिक बता दूं क्या इसका, डिवाइडेड बाय क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बता दीजिए, अच्छा ठीक है बता देते हैं, परेशान नहीं, बता देता हूँ। तो ये होगा आपका, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड अप करेंगे, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28 अभी मैं चूँकि मेरे पास डेटा है तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा डेटा से कर लीजिएगा। अच्छा, ये इसके बाद यहाँ लिखते हैं यू, यू क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। अब ये यूनिफाइड मास ये क्या होता है ये अभी बताता हूँ, थोड़ा देर रुक जाइए। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कहानी समझ में आई आपको, मैसेज करिए कहानी समझ में। एवरेज एटॉमिक मास क्या लिखेंगे, जितना परसेंटेज है और उसका जो आइसोटोपिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको ऐड अप कर दीजिए, जितने भी हैं, मान लीजिए किसी का 4 आइसोटोप है, किसी का 10 आइसोटोप है, कोई बात नहीं, सबको लीजिए और कर लीजिए,
हालांकि नीट में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं देगा, वो 2 ही देगा और मैक्सिमम 3 देगा आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए और ध्यान से बताइए, सोच के बताइएगा। सोच के क्या बताना है आपको? ये आपने कर लिया होगा, इसे मैं रब कर रहा हूँ, आप इसके आंसर भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए नर्सरी के बच्चे हैं, मान लीजिए नर्सरी के बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, अगर नर्सरी का बच्चा होगा तो उसका वेट कम होगा। मान लीजिए सभी का वेट है 10 किलो, सभी का वेट है 10 किलो। फिर अगर मैं 12th का बच्चा ले रहा हूँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए उन सभी का वेट 60 है, ठीक। और मैं एमएससी वाले या ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो पापा बन गए हैं, फादर बन गए हैं, उनको ले लेता हूँ, मतलब मैं फादर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा कि जिसका परसेंटेज, मान लीजिए नर्सरी वाले देखने में तो कम, इनका वेट कम है, मान लीजिए इनका वेट 100 तो नहीं, 80 के आसपास बोल देता हूँ। ये अगर आपके 80% हैं, ये आपके 90% हैं, ठीक है, और ये आपके मान लीजिए ये आपके 8% हैं और ये आपके 2%, मान लीजिए, ये मैंने बोल रहा हूँ मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, सपोज दैट दिस इज हैपन, है ना। तो अगर ये चीजें हो रही हैं, तो अगर आप 10 स्टूडेंट को 90 बार ऐड कर दीजिए, तो क्या आपका यही वाला आंसर सबसे ज्यादा होगा? 10-10 किलो को आप 90 टाइम ऐड कर लीजिए और 60 स्टूडेंट को आप 8 टाइम ही ऐड करिए और 80 को 2 ही बार ऐड कर लीजिए, तो आपका वेट किधर ज्यादा जाएगा, ये बता दीजिए मुझे बस। वेट किधर ज्यादा जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से। वेट किधर जाएगा ज्यादा? वेट उसी का ज्यादा जाएगा जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा जहां होंगे, भले उसका मास कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, भले उसका मास कम हो, आंसर वही होगा। इसलिए मैंने कहा कि जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो नीट में आपको जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही करने बैठे। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा 92% तो ये है, तो आंसर क्या होगा? 27.9 यानी कि 28 के आसपास आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं, जल्दी से बताइए प्रखर जी, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या आंसर आपको 28 के आसपास आना चाहिए? आना चाहिए ना। 29 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 4% है, और 30 के आसपास नहीं हो सकता क्योंकि ये 3% है। हाँ, 27.9 यानी 28 के आसपास होगा। देख लीजिए, यही ये आंसर आपने टैली कर लो, इसका आंसर आपका 28% ही आया था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको सोचना है और करना भी है। तो समझ आ रहा है चीजें? सौम्या, वैष्णवी, चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को? केमिस्ट्री, चले आगे बढ़े हम लोग, आप लोग बोलें तो आगे बढ़े। आइसोटोपिक कंपोजिशन समझ में आ गया? चलिए, आप आइसोटोपिक कंपोजिशन आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा और चीजें पढ़ते हैं ना, थोड़ा मूल कॉन्सेप्ट पे भी आना है हमें। ठीक है, चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। तो इसलिए एवरेज वाला जो है इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको फोकस जरूर करिएगा, यही मैं आपसे बोलूंगा। चलिए, अब एवरेज एटॉमिक मास हो गया आपका, एटॉमिक मास हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अब एक कुछ और टर्म है जिसे आपको सुनना चाहिए, जानना भी चाहिए। एक होता है वैल्यू, होती है कि देखो, अच्छा यूनिफाइड मास की जब थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं, यूनिफाइड मास के, क्या आप ये बोलते हैं कि एटम बहुत छोटा होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग। इफ एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, इट मीन्स it is impossible to find the mass of that particular atom.
आप किसी एटम को बोल ही नहीं सकते कि सर ये 1 ग्राम का है। एटम तो 1 ग्राम का नहीं होगा। हाँ, सब्सटेंस 1 ग्राम का हो सकता है, 10 ग्राम। आपने बोला कि सर मैं तो हाइड्रोजन गैस के बारे में सुना है, लेकिन मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बना दी। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, लेकिन कभी एक एटम हाइड्रोजन 2 ग्राम का नहीं हो सकता। तो बहुत ही छोटा होता है, मतलब इनकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है कि आप उसे मेजर नहीं कर सकते। और अगर आप उसे मेजर नहीं कर सकते, तो आप उसे क्या करते हैं, उसे एक यूनिट में को देना पड़ता है, एक यूनिट में मेजर करते हैं, जिसको आप बोलते हैं यूनिफाइड मास। यही यू है, लेकिन अब यूनिफाइड मास हो गया, ये यूनिफाइड मास है। ठीक। और एक और डेटा आपको याद रखना, एएमयू। एएमयू कहीं कहीं आप देखेंगे बुक में, इसका जो एवरेज एटॉमिक मास का जो मास होता है वो एएमयू में देते थे। अब वही एएमयू को आप जो एवरेज एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, इसको एएमयू को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो अब वही उसको यूनिफाइड मास बोल दिया गया है। तो एएमयू का मतलब समझिए, देखिए 1 एएमयू जो होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। ये होता है रिलेशन। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ये भी आपके नीट में आने वाले पार्ट हैं, ये आपके नीट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नीट में, जेई में नहीं पूछा जाएगा, जेई के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट नीट में आपको ये एएमयू की वैल्यू जरूर पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए किसी का मास 16 एएमयू है या 16 यू है, तो सोचिए उसका मास कितना है, 10 to the power -24। अब 10 to the power -24 समझिए क्या है। आप लोग याद कर लेते हैं, चीजें समझते नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ 1 ग्राम वे करके मुझे दे दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप दे देंगे। सोने को 1 ग्राम, 1 ग्राम का सोना तो मिलता ही है, चांदी भी मिलता है। मैंने कहा आधा ग्राम दे दीजिए, तो आप आधा ग्राम भी दे दीजिए, देंगे। अगर मैंने बोला 1/10 ग्राम दे दीजिए, मतलब 0.1 ग्राम दे दीजिए, तो 1.10 ग्राम भी दे देंगे। क्योंकि देखिए 10 ग्राम, जैसे आप देखिए 10 ग्राम सोने का जो दाम है, मूल्य है, वो आपका 50,000 मान के चलते हैं, 50। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूंगा तो 50,000 में, देखिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसको क्या होगा 5,000। अगर आप 0.1 करेंगे तो फिर और कम हो गया, थोड़ा और पॉइंट कम करिए, थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर और कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, 5 पैसे के बराबर आ जाएगा। मतलब कि आप अगर उसका एक छोटा सा कण खरीदने की कोशिश करें, हो सकता है आपको दिखे भी ना, लेकिन आपको 5 पैसा उसको देना पड़ेगा। दिख नहीं रहा है, आप लेके चले आए घर, घर आएगा और आपकी पिटाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज खरीद के लाए वो दिखना भी तो चाहिए, है ना। तो अब जो एटम इतना छोटा है, तो सोचिए जो 10 to the power -24 है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 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 24 बार, 24 टाइम आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, है ना। फिर जाके इसको पॉइंट लगाएंगे। मैंने यहाँ 24 नहीं लिया है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ 24 है, ठीक। तो सोचिए इतनी छोटी वैल्यू, तो जब एटम इतना छोटा है तो आप उसे मेजर ही नहीं कर सकते। अच्छा, जब मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको उसकी स्पेसिफिक यूनिट देनी होती है, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इसको ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में आएंगी। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। वैष्णवी बच्चे, समझ आ रही बातें? सौम्या, आप जितने हैं क्लास में आइए और मैसेज भी करते रहिए, सो दैट टीचर्स नाम भी जानता रहे। सौम्या क्लास में आती हैं, देखिए सौम्या का नाम मुझे याद हो गया। तो प्रखर भी हैं, प्रखर ने कॉल भी करके पूछा, और हमारे शिव पूजन जी हैं। तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और हम लोग भी स्टूडेंट को जानते हैं, तो कोशिश करेंगे कि सभी का अच्छा हो, है ना। तो क्लास जरूर करिए आप लोग। मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में, बेसिक। लेकिन जो जो बच्चा पहली बार क्लास ले रहा है उसको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, तो इसके पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने एकदम बेसिक सी चीजें बताई आपको, है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया आपको। अब
कुछ पॉइंट और हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास तो आपने निकाल लिया और यूनिफाइड मास में होता है ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल से ये बोलता है, देखिए कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत ही छोटा है। तो अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। मीन्स इफ एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन किसमें, एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, तो दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और एक चीज और होती है, एक होता है ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास के बाद ग्राम एटम पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्राम एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम एटम है बेसिकली जो दो चीज, दो बेसिक डिफरेंस सिखा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, सुन लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, सुन लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम को ऐड कर दीजिए तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल के टर्म में हम जो ये ग्राम एटम है, यानी इसको हम अगर ग्राम मॉलिक्यूल बोले, मॉलिक्यूल, सो दिस इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ मोल, ये यही मोल होता है। तो यही जो ग्राम एटम है ना वो भी नंबर ऑफ मोल ही है, वो भी क्या है, नंबर ऑफ मोल ही है, लेकिन आपको एग्जाम में देगा वो ग्राम एटम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये टर्म्स याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका गलत हो जाएगा, आंसर आपके गलत हो जाएंगे। ग्राम एटम आ जाए तो मतलब मोल है, लेकिन अगर एटम आ जाए, अगर सिर्फ एटम आ जाए तो वो एटम है, वो मोल नहीं है। लाइक क्लियर, जैसे मेरे पास देखिए ये मार्कर है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक मार्कर है, लेकिन अगर एक मोल मार्कर हो जाएगा तो दैट इज डिफरेंट, मतलब वो जो उसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 पावर 23, तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो ग्राम एटम और एटम में ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, और उसको मॉलिक्यूल से रिलेट कर लीजिए, मोल मॉलिक्यूल में बोलते हैं, और नंबर ऑफ जो एटम है ग्राम एटम वो भी मोल ही होता है, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राम एटम देगा, वो नंबर ऑफ मोल नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। बोलते भी उसको वही है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ध्यान रखिएगा। तो ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। हो गई चीजें, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट क्या है, मैं यहाँ जितने भी एटम हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, उनका मैं एटॉमिक मास लिख देता हूँ, उनका एटॉमिक मास लिख देता हूँ। आप उन सभी के एटॉमिक मास को लर्न कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे कभी किसी भी क्लास में पूछ सकता हूँ, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ भी करा देता हूँ। इसी ग्राम एटॉमिक मास से मोलर मास भी आप निकाल लीजिए, फिर मैं आपको मोलर मास में डिफरेंस सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक मास ऑफ, ये हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब कई लोगों को तो चीजें याद होंगी, है ना, जिन्हें याद है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं याद है उन्हें आप लिख लीजिए, है ना। तो एक एक चीज मैं पूछता जाता हूँ, आप लोग आंसर भी करें। अगर मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये 1। लेकिन अगर मैं H2 ले लूं, H2 तो मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2, लेकिन एटम की बात करेंगे तो एक ही होगा, तो 1। लिथियम का बताइए, इसको लिख लीजिए, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। बेरिलियम का 9, ठीक है। बोरान का 11, इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद आप सोडियम का याद रख लीजिए, सोडियम का होता है 23,
मैग्नीशियम का याद रख लीजिए, मैग्नीशियम का होता है 24, याद रखिए। ये सभी यू है, आप ग्राम में भी ले सकते हैं क्योंकि अभी तो हम ग्राम बताया मैंने कि आप ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप इसे राइट डाउन कर लें तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूँ। आप इसे राइट डाउन करें फटाफट तो मैं चलूँ नेक्स्ट पेज पे। देख लिया, चलिए आगे बढ़े। इतना ही आप जरूर करिएगा, इतना जो लिखा रहा हूँ वो जरूर याद रखिएगा ना। मैग्नीशियम तक का हो गया था। एक एल्यूमिनियम का ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 27, ठीक। एक फास्फोरस का याद रखिएगा, 31, सल्फर, ये आप कॉपर का भूल जाते होंगे अक्सर, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉपर और आयरन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेरियम, इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपको कई याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये सभी क्या है, आपका एवरेज एटॉमिक मास है, ये सभी आपका एवरेज एटॉमिक मास है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दिया जाता है कहीं पे भी तो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है, एवरेज एटॉमिक मास ही होता है। फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। लिथियम बेरिलियम का भी नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हीलियम का 2He4 हीलियम का पूछा जाता है, लेकिन इस सब को नहीं पूछा जाता, तो ना भी ध्यान रखे तो ठीक है। ये सभी पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। लिख लीजिए, सौम्या वैष्णवी, हो गया सभी का? अच्छा, अब मैं देखिए, जैसे ग्राम एटॉमिक मास होता है वैसे ही ग्राम मोलर मास भी होता है। तो थोड़ा सा मैं
मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सब बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड मैं दे रहा हूँ इसका मोलर मास आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। मोलर मास कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने दिया आपको, पहले मैं इजी इजी दे रहा हूँ, H2O, फिर दे रहा हूँ CO2, फिर मैं दे रहा हूँ आपको PCl3, फिर मैं दे रहा हूँ आपको C6H12O6, फिर दे रहा हूँ मैं आपको कॉपर सल्फेट, फिर दे रहा हूँ मैं आपको नंबरिंग आप कर लीजिएगा अपने से ना। ये देखिए जो मैंने नीचे वाला लिखा ना, ये इसको बोलते हैं कार्नेलाइट साल्ट। तो कार्नेलाइट साल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 10th वाला जो है। ये आपका सुक्रोज है, चीनी का फॉर्मूला ये होता है। ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है। देखिए ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपको यहाँ पे अटक जाएंगे तो आगे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत होगी, तो यहाँ अटकिएगा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ध्यान से, आप लोग फटाफट करिए और आंसर मैसेज करिए। मैं आपको एक बता देता हूँ आपको, ग्लूकोज ये कार्नेलाइट साल्ट, ये सुक्रोज, इसी को चीनी बोलते हैं हिंदी में, चीनी। सोल्यूशन में इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं सुक्रोज। एक और याद रखिएगा, यूरिया, यूरिया, यूरिया जानते हैं आप लोग, यूरिया यूज करते हैं घर पे, मतलब गांव में अगर आप देखेंगे तो यूरिया यूज किया जाता है, तो वो यूरिया, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, NH2CONH2। जरा इसको फटाफट करिए, एक दो मैं बता दूं क्या, एक दो मैं बता दूं, एक बता देता हूँ आपको ना, एक बता देता हूँ, जैसे चलिए यहीं पे बता देता हूँ, कैसे निकालना है ये बता देता हूँ। जैसे वाटर का, वाटर तो कैसे निकालेंगे, वाटर में देखिए 2H है और एक ऑक्सीजन है, और तो H की वैल्यू क्या होती है, H का भी मैंने लिखा है 1, तो 1 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना, और उसमें जितने भी एटम उसको ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन का ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 × 1 2 + 16 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने PCl3 का बताया आपको, PCl3, तो इसमें P कितना है 1 और Cl कितना है 3, तो आप पहले P + 3Cl, ऐसे जिसको नहीं क्लियर रहा होगा वो एकदम ऐसे बेसिक से करिएगा। P का क्या हुआ 31, Cl का क्या हुआ 35.5, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये तो 100 ये होता है ना। एक और बता देता हूँ, बाकी आप करके मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि आपके हो गए, इतने तो होमवर्क कर ही लेंगे आप लोग, है ना। एक और बता दीजिए,
तो देखिए 6 कार्बन है, तो 6 इंटू कार्बन का प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू, इसे ऐड कर दीजिएगा। ग्लूकोज का बहुत, ठीक है। तो ऐसे करना आपको, सारे कर लीजिएगा। एक और बता देता हूँ, एक और आंसर दे देता हूँ, वो भी करिएगा, थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। फिटकरी का नाम सुना आपने? फिटकरी, फिटकरी एलम बोलते हैं। सेविंग करते समय फिटकरी यूज करते हैं हम लोग। उसका फार्मूला लिख रहा हूँ, उसका भी मोलर मास बताइएगा। ये तो इजी इजी कर लेंगे आप। और इसको घर पे बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। फिटकरी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, K4F, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये आंसर आपका 700 या 800 से ऊपर ही आएगा शायद। K2SO4 Al2SO4 24H2O, ये फिटकरी है, फिटकरी हिंदी में बोलते हैं फिटकरी, या इंग्लिश में बोलते हैं एलम। तो सभी का निकालिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। उसका तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे Cl2 का 2 Cl को एडअप कर दीजिएगा बस, है ना। तो ये हो गया मोलर मास, है ना। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? जल्दी से बताएं, किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। नहीं, नहीं है ना। तो थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। अब आपका देखिए चैप्टर बेसिक स्टार्ट हो रहा है। अब बेसिक मतलब अब डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको, बिना डेप्थ के नहीं सीख पाएंगे। तो थोड़ी सी चीजें अब मैं बता के इसे समझाता हूँ आपको। जो मैं लिख रहा हूँ ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। उससे ज्यादा मतलब उससे ज्यादा नहीं, जितना बता रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं आएगा। जो बता दे रहा हूँ उसको याद रख लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब
आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो ये समझना है कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। मोल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि मोल का यूज करें। आम खाते हैं आप लोग? आम नहीं, केला खाते हैं? केला, केला, बनाना, बनाना। तो अगर आप दुकान पे जाते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? आधे दर्जन बनाना दे देना। आधे दर्जन का मतलब क्या, वो 6 दे देगा। 1 दर्जन बनाना दे देना तो क्या बोलेगा? 12 दे देगा, है ना। आप उसे आधे दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, तो बेसिकली क्या हुआ, दर्जन एक मेजरमेंट की यूनिट हो गई और उस मेजरमेंट में आप उसे 6 बनाना, 12 बनाना, जो भी है उसको मेजर कर ले। एक छोटी सी और चीजें बताता हूँ। अब तो देखिए सिक्के उक्के कम चलते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए किसी बैंक में ढेर सारे सिक्के इकट्ठे हो गए, ढेर सारे किसी बैंक में भाई। अब उस बैंक में उस जिले का, उस एरिया का पूरा लोग जाके पैसा जमा करेंगे, ये आपको पता है। अब अगर आप मिर्जापुर की बात करें तो पूरे मिर्जापुर में कितने लोग होंगे? वो सारे लोग, अगर एक ही बैंक होता, जैसे स्टार्टिंग में एसबीआई बैंक था, बाद में अभी बैंक आ गए आपके ढेर सारे, तो अगर एक ही बैंक होता तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक ही बैंक में सारे पैसे गए। और आज से 30 साल पहले चले जाइए तो नोट का प्रचलन बहुत कम था, बहुत ही कम था। सब लोग सिक्के यूज करते थे। तो क्या बैंक में सिक्के ढेर सारे आ गए? मान लीजिए एक ट्रक सिक्का आ गया, एक ट्रक सिक्का आ गया, ठीक। अब इन सिक्कों में क्या था, 1 रुपया का भी है, 2 रुपया का भी है, 5 रुपए का है। तो अब किसी एक आदमी को लगा दीजिए कि एक ट्रक सिक्का वो मेजर करे। तो एक ट्रक सिक्का वो मेजर करेगा तो पता चला कि हो गया उसका 1 महीने में, बस सिक्का ही मेजर कर पाएगा वो। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि नहीं? बातें समझ में आ रही है? एक ट्रक अगर सिक्का दे दिया जाए तो 1 महीने तक आप सिर्फ 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का ही मेजर कर पाएंगे, ठीक। तो बैंक में क्या करते थे, बैंक में एक काम करते थे, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बैंक में एक काम करते थे, वो क्या करते थे, पहले तो वो क्या करते थे, 1 का सिक्का अलग कर दिया, 2 का सिक्का अलग कर दिया, 5 का सिक्का अलग कर दिया। अब सिक्के का थोड़ा साइज जो चेंज हो रहा है, पहले एक ही जैसा आता था। तो 1 सिक 2 3 ये सिक्के को उन्होंने अलग कर दिया। अब मान लीजिए आधा ट्रक आपका 1 रुपए वाला था, बाकी आपके जो थे 2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले थे। तो वो करते क्या थे, एक डब्बा ले लेते थे, ड्रम। जैसे आप देखते हैं अनाज तौलते हैं गाँव में, अनाज तौलते हैं तो कैसे, अब वो किलो से नहीं मेजर करते हैं, वो डब्बा उठाया डाल दिया, डब्बा उठाया डाल दिया। अब क्या करिए कि एक कंटेनर ले लीजिए, यहाँ पे छोटा बड़ा जो भी समझ में आए, छोटा ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं है। उस कंटेनर को फुल यहाँ तक भर दीजिए। तो सिक्के को भी ऐसे ही मेजर करते थे, यहाँ तक उसको पूरा भर देते थे, ये यहाँ पे से पूरा भर देते थे, ठीक। अब ये भरने के बाद क्या करते थे, इस सिक्के को पूरा ऐड कर लेते थे। मान लीजिए ये 1000 रुपया हो गया, मान लीजिए आप इसको 1000 रुपया भरने के बाद इसको मेजर कर लिया, ये क्या हो गया 1000। अब क्या करेंगे, यहाँ जितना भी ट्रक का है, अब क्या करिए, डिब्बा भरते जाइए, जितने डिब्बा भरते जाएंगे उतने 1000 होते जाएगा। तो ये मेथड ज्यादा इजी था, रादर देन कि आप 1 ऐड करिए, फिर 2 ऐड करिए, फिर 5 ऐड करिए, फिर सबको ऐड करिए। तो बेटर ये है कि एक ड्रम में भरा आपने, उसको उठा के पलटते गए। अब ये तो मैं आपको एक ट्रक की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 10 ट्रक आ जाता, तो 15 टका आ जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज मतलब ये क्या है, ये काउंटिंग का एक मेथड है। अब आपको ये भी पता है कि केमिस्ट्री में, सौम्या जी बताइएगा, सौम्या जी, केमिस्ट्री में जो एटम है, केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल है, वो तो बहुत ही छोटे हैं, निहायत ही छोटे हैं, कहीं से भी कहीं घुस सकते हैं। आपके कान में घुसेगा, नाक से निकल जाएगा, इतना छोटा एटम होता है, आप पता ही नहीं चल पाएगा। वायरस, आपने अभी देखिए कोविड का केस चल रहा है, वायरस कितना फैल रहा है, तो इतना छोटा होता है एटम, तो उससे भी छोटा हो जाएगा, कहीं भी घुस निकल जाएगा। तो अब देखिए, अब एटम की जो स्टडी है, अब आप बताइए क्या इंडिविजुअल एटम की हम स्टडी कर सकते हैं क्या? इंडिविजुअल एटम यानी एक एटम की स्टडी कर सकते हैं क्या? इंडिविजुअल एटम की स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो एवरीथिंग अबाउट अ सिंगल एटम।
बाई एक्सपीरियंसिंग द थिंग, मतलब एक्सपीरियंस करते हुए उसे जानना बहुत ही टफ है। एटम छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये सब चीज ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि देखिए मेरे हाथ में एक एटम है, मैंने बोला मेरे हाथ में एक एटम है, अब आप कहें सर तो दिख ही नहीं रहा ये है, तो मैं इसको अगर कार्बन बोलूंगा तो आपको मानना पड़ेगा कार्बन, मैं बोलूंगा सोडियम का एटम मैंने लिया था तो आपको मानना पड़ेगा सोडियम का एटम, ठीक। लेकिन इस एटम की पर्टिकुलर स्टडी बहुत ही टफ है। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, एक एटम का कलेक्शन लिया, ग्रुप का कलेक्शन लिया, और उसी ग्रुप के जो कलेक्शन है उसको हमने बोला मोल। यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट की अवधारणा आई थी, बेसिक पार्ट आए थे, और इसे ही आप बोलते हैं, इसको अवगाद्रो करके एक साइंटिस्ट था, इसलिए आप इसको अवगाद्रो नंबर भी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बना देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातें? तेजबली जी, मेरी बात समझ आ रही है? बात आप लोग समझते बहुत अच्छे से हैं, है ना? बस बैठ के आराम से करते रहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि जो, इसलिए हमें मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम एक एटम को नहीं पढ़ सकते थे, तो हमने क्या किया, कलेक्शन की बात की। अच्छा, अब ये जो कलेक्शन लिया, इसको हमने बोला एन नॉट, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है, वो याद रखिएगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है एक मोल में नंबर ऑफ इंटिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ इंटिटीज, यहां लिख लीजिएगा इंटिटीज। एक मोल में कितने नंबर ऑफ इंटिटीज होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटिटीज, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन आएगा नहीं, बट आप जानते रहिए डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन लिखिएगा भी मत, बस समझ लीजिए। डेफिनेशन क्या है, आप सपोज करिए जो मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर कार्बन कौन है। सपोज क्या करेंगे, कार्बन का है भी, ठीक है। तो ये बोला गया कि मोल क्या होता है, इट इज दैट amount of substance which is exactly present in 12 gram of carbon 12 isotope। ये इसकी डेफिनेशन है। ये क्या है, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं ये मेरे पास कार्बन है, तो मुझे पहली का शर्त क्या होनी चाहिए, ये कार्बन 12 का आइसोटोप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन 12 के अलावा कोई दूसरा आइसोटोप ले लें, तो कार्बन 12 में के आइसोटोप की मैं बात करूं। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम को ले लीजिए, 12 के कितने ग्राम को लेंगे, 12 ग्राम, और उसमें जितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ये सारी एंटिटीज हो गई, उसको मैं बोलूंगा 1 मोल। 1 मोल समझ में आया? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एंटिटीज होगी, दैट इज नोन एज 1 मोल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, this is the definition of mole concept. And finally when we find this value, this value is exactly to 6.023 into 10 to the power 23 number of entities। आया समझ में? आ गया या नहीं? आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं ना? ध्यान से पढ़िए और धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें। तो यहाँ तक क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ गई, अब मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं बोलूं, अब जरा ध्यान से सुनिए, अब बहुत आराम से और ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे टॉपिक में आप एंटर कर गए, ये क्वेश्चन बताना है। अब ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, देखिए ये क्या है, ये भी आपका नंबर ऑफ मोल ही है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, नहीं सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास है, सॉरी नंबर ऑफ मोल नहीं है, अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे भी। इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा।
Prakhar, can I rabbit? Prakhar is a very nice student, and he has a very much curiosity to know the things. Either he forgot the things because uh, he reads the thing in class 11th, and at that time this is the I think 2 year ago he learned a thing, but right now he understand everything. That's why. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं एक बात पूछता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 मोल स्टूडेंट हैं, मेरे पास 1 मोल स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कितने स्टूडेंट होने चाहिए? 6.023 इंटू 10⁻23। क्या स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि इंटिटीज का मतलब हुआ जिस चीज को मैं यहां लिखूंगा वही चीज यहां लिखूंगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां मैं शिव पूजन जी जरा ध्यान दीजिए, बरौंधा क्या नाम? बरौंधा नरेश, बरौंधा के राजा है ना, नरेश बोलते हैं ना राजा को। अच्छा देखिए, ये है शिव पूजन जी। अब मैं थोड़ी सी, मेरी आर्ट्स उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग बना लीजिएगा। एक शिव पूजन जी हैं, एक शिव पूजन जी का एक ही सर होगा ना कि 2 होगा? अगर एक शिव पूजन जी के एक सर हैं, हाथ कितने होंगे? 2 हाथ होंगे। लेग कितने होंगे? 2 लेग होंगे। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल ऑफ स्टूडेंट है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट। तो अगर मैं ये पूछूं कि 1 मोल ऑफ स्टूडेंट के कितने हेड होंगे, सर कितने होंगे, तो कितने सर होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। एक स्टूडेंट का एक सर, तो 6.023 का भी तो इतना ही होगा ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि उसी स्टूडेंट, उन्हीं 1 मोल स्टूडेंट के कितने हैंड होंगे, हाथ, तो क्या करेंगे आप? 2 इंटू 6.023। क्लियर हो रही चीजें? अगर मैं पूछूं उसी स्टूडेंट, 1 मोल स्टूडेंट के आई कितनी होगी, आंखें कितनी होंगी, तो वो क्या हो जाएगी? 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब आप ऐसा मत बोलिएगा सर किसी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता क्या कि जिसको एक आंख हो? तो कोई एक आंख हो या नहीं हो, लेकिन 3 आंख तो किसी को नहीं होती। ठीक है, तो एक आंख तो होती है लोगों को। तो मैं आइडियल कंडीशन मान के चल रहा हूं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ स्टूडेंट ऑफ हेड या स्टूडेंट्स हेड, 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स हेड कितने हुए? तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? स्टूडेंट्स हेड लिखेंगे। यहां मैंने क्या लिखा? हैंड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स हैंड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आई। क्लियर है? जैसे देखिए, मेरे पास एक मोबाइल है ना, मोबाइल है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ मोबाइल है, तो मैं क्या बोलूंगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मोबाइल, ना कि 6.023 इंटू 10⁻23 पेन। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है, अगर यहां आप जो भी चीजें लिखेंगे, which entities you entered at this point, that entities is reflected at this point. This is the things. Clear है? तो 1 mole of things contain this type of part entities, and it is known as, and not which is known as Avogadro number. Clear है? इतनी बातें क्लियर है? अवगाद्रो नंबर समझ में आ गया? अब बात आती है, यहां तक तो आपको मोल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जरा मोल की कुछ और भी बातें हैं, जरा सुन लो। इसे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे भी जब हम आएंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी। मोल मोल ये क्या नाम से, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो वहां पे। तो मैं आपको 2-3 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ,
रेस्ट मतलब अभी हम पढ़ेंगे, 1-2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा आप फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडी को, थोड़ी सी टफ चीज़ें अब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी, 2 मिनट का समय ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 मोल ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब स्टार्ट करते हैं, ये लिख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि इस पे आपके नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक पे। यहाँ मैंने स्टूडेंट नाम दे दिया, वहाँ उसने अमोनिया नाम दे दिया था, बस इतना ही फर्क था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं नंबर ऑफ मोल को अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो नंबर ऑफ मोल का कुछ फार्मूले होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल, अगर अगर आपका मास गिवन हो, अगर आपका मास गिवन हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर। इसको कभी कभी आप स्मॉल एम से लिखते हैं और इसे कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक, या कभी वेट बाय मोलर मास, दोनों एम और डब्ल्यू सेम ही है। तो ये मोलर मास और ये वेट है। तो अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 80% केस में आपको यही फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वेट बाय मोलर मास। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल पार्टिकल दिए हूं, नंबर ऑफ मोल व्हेन पार्टिकल्स इज गिवन, व्हेन पार्टिकल्स, और नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। तो मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में से अब आप पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ाया जाए उसे रिवाइज जरूर करें, सो दैट चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है वो लिंकअप हो सके और आप आगे अच्छा कर सकें। ठीक, तो देखिएगा व्हेन पार्टिकल्स आर गिवन, उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, उस केस में नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे आपके, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.023, ये होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तो इस अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। वेट दिया है तो किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। वेट दिया है तो किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया तो किससे डिवाइड कर देंगे, अवोगाद्रो नंबर से। अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, रुड़की का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग इसको करिएगा। एक चीज और, अगर मैं गैस के वॉल्यूम की बात करूँ तो ये भी ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पता नहीं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस, गैसेस याद रखिए, 1 मोल के गैस की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये क्या होता है, 22.4 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर उस रूम में 1 मोल कोई भी गैस भर दी जाए
तो वहां का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.4 लीटर। मतलब वहां पे 22.4 लीटर वॉल्यूम आएगा अगर 1 मोल गैस हो वहां पे। ये कंडीशन है। वो गैस कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन है, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो। गैलोसॉक लॉ मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में, आई थिंक फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आप उसको जरूर देखिएगा कि जो वॉल्यूम है गैस का, जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में वो H2O लिख देता है, लेकिन H2O को वो गैस नहीं लिखता है, लिक्विड लिखता है, और आप लोग आंसर लगा के आ जाते हैं 22.4 और गलत हो जाता है। तो लिक्विड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि गैस ये डिफाइन है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर। सो अगर मैं आपको ये, आप लोग लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिख लीजिए। तो अगर मैं आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया हो नंबर ऑफ मोल, अगर आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना हो नंबर ऑफ मोल, अगर आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो जो गैसेस दी है उसका क्या कर देंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय 22.4, ये हुआ मोल अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दूं। तो ये चारों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले आपके याद रखिएगा, ठीक है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल पार्टिकल के टर्म में, नंबर ऑफ मोल आपका गैस के टर्म में दिया हो, तो वॉल्यूम दिया हो तो ये कर लेंगे ना। कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ आपको, और जितना होमवर्क बता रहा हूँ उतना पढ़ के आइए, ठीक है? सो दैट मैं आपको जब टेस्ट लूँ तो ऐसा ना हो कि आपको आता ही नहीं है। और लेक्चर ध्यान से सुनिए, आपके लिए पढ़ाई हो रही है, बहुत ही ध्यान से फोकस होके जितना टाइम आप दे रहे हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्ज़ाम भर ही दिया है ना? एग्ज़ाम तो भर ही दिया आपने, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज करा रहे हैं, डेटा भी खर्च करा रहे हैं, तो जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए ना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा चीज़ें, है ना? थोड़ा सा टफ होता है ऑनलाइन, अगर आप इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ और आप 2.5 घंटे 2 घंटे बैठ रहे हैं, 1.5 घंटे बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो टफ होता है। बट मुझे पता है आप सभी अच्छे बच्चे हैं और चीज़ों को प्रॉपर वे से कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे अच्छा करेंगे, है ना? कुछ बातें बता देता हूँ आपको, फिर ये क्वेश्चन कराता हूँ ना, फिर ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो वॉल्यूम के टर्म में हो गया आपका। अच्छा, अब अगर आपको ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कितने नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो उसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद उसमें n नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एंटिटीज। n क्या है? नंबर ऑफ मोल है। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। n नॉट क्या है? एवोगाद्रो नंबर। n नॉट एवोगाद्रो नंबर, ठीक है? ये एवोगाद्रो नंबर है और ये नंबर ऑफ मोल है, इससे निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज। क्लियर है इतनी बातें? ये कोई फॉर्मूला लिख लीजिए, सारे फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। तो मैं आपको इस, देखिए इस क्वेश्चन को समझाने से पहले ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं जल्दी ही आपको नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्योर नीट में आए, थोड़े से बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं फिर। मिस्टर शिव पूजन, मिस्टर प्रखर, सौम्या, वैष्णवी, समझ आ रही हैं आप लोगों को चीज़ें? और कुछ लोग और हैं जिसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो देखता हूँ।
देखिए यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, आप लोग एक चीज और कीजिए कि लेक्चर लास्ट तक देखा कीजिए। मैं भले आपको आराम आराम से करा रहा हूँ, चीजें जो जिसको डाउट है, जिसको भूल गया है, सब याद आ जाएगा, लेकिन लेक्चर ध्यान से लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि मैं किस समय आपको ट्रिक दे दूंगा, मैं किस समय बता दूंगा कि यही क्वेश्चन इस बार आएगा। आप सोच रहे हो कि सर बता देंगे यही क्वेश्चन आएगा, जो बताऊंगा वही वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी पक्का है। लेकिन अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो डेटा चेंज होने से क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। तो लास्ट तक देखते रहा कीजिए, ठीक है, थोड़ा मेहनत से, थोड़ी हिम्मत से। मैं 2-3 चीजें आप डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड मोलर मास। अगर किसी को पता है तो आप बता दीजिए, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड मोलर मास, मोलर मास और मास में डिफरेंस बता दीजिए प्लीज। आप बताएंगे, इसके बाद ही मैं चैप्टर को बाइंड अप करूंगा, फिर इसके बाद आगे हम कल की बातें करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। तो मास और मोलर मास मैं बता दूं क्या, मैं बता दूं क्या, मैं बता दूं। मास और मोलर मास में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। इसका मतलब है कि मोलर मास अगर मैंने कहीं दिया है तो वो किसका, कितने का मास होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 का। या इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं मोलर मास की जगह एटॉमिक मास दे दूं तो उसमें भी कितने होंगे, कितने एंटिटीज होंगी, यही होंगी। अभी तो मैंने आपको बताया यही। तो मोलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का जो मास होगा उसे हम बोलेंगे मोलर मास। लेकिन मास क्या होता है, इसमें कोई मोल नहीं होता है, इसमें मोल नहीं होता है, ये आपका मास है, ये आपका वेट है, ये आपका मास। ये डिफरेंस होता है मोलर मास और मास में, ध्यान रखिएगा। कुछ बातें और बताता हूं, ध्यान से सुनिए। शिव पूजन जी हैं और प्रखर जी हैं, यहाँ पे मैं सौम्या को रख देता हूँ, वैष्णवी को रख देता हूँ। आप लोग मुझे एक बात बताइए, शिव पूजन जी का जो वेट होगा क्या वही वेट प्रखर का होगा क्या? क्या जो सौम्या का वेट होगा, क्या जो मास होगा, क्या वही वैष्णवी का मास होगा क्या? बोल सकते हैं क्या? आसपास हो सकता है बट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। मान लीजिए शिव पूजन जी हमारे 45 केजी के हैं, हालांकि 60 केजी के होंगे ये, और ये आपके 60 केजी के, तो डिफरेंट हो गया। तो इनका मास जो होगा ये, लेकिन क्या शिव पूजन जी और प्रखर जी और जो भी लोग हैं वो सभी ह्यूमन हैं और वो सभी कार्बन से और इन्हीं के एलिमेंट से बने हैं। तो क्या उनके 1 मोल का मैं मास निकाल दूं या मैं उनके 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास निकाल दूं तो दैट मास इज नोन एज मोलर मास। तो इन दिस केस, ध्यान से देखिएगा, इन दिस केस सभी का मोलर मास सेम होगा, सभी का मोलर मास सेम होगा। मतलब अगर मैं अपने मोलर मास की भी बात करूं तो वो भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस, हो सकता है यहीं से पार्ट निकाल लूं, यहीं से एलिमेंट निकाल लूं, अपने इस पार्ट से एलिमेंट को निकाल दूं, तो वहां पे भी मोलर मास सेम होगा, बट मेरा मास वो डिफरेंट होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मैं जब क्लास 10th में था तब भी मेरा मोलर मास सेम था, जब मैं क्लास 12th में पहुंचा तब भी मोलर मास सेम था, जब मैं जॉब करने लगा तब भी मेरा मोलर मास सेम था, लेकिन हर एक केस में मेरा मास बढ़ा होगा। बात समझ में आई? हर एक केस में आपका क्या बढ़ा होगा, मास बढ़ा होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड मोलर मास। इसलिए जब मैं आपको नंबर ऑफ मोल निकालने को बोलूं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हुआ, मास बाई मोलर मास। आपका जो मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा होमवर्क दिया है, कहाँ गया। तो दिस इज द मास एंड मोलर मास, दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड मोलर मास। क्लियर है इतनी बातें? तो आप सभी का मोलर मास सेम होगा
तो मोलर मास और मास समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन गैस है इसलिए इसका हम ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं। अगर ये मॉलिक्यूल होता तो यहाँ मैं मोलर मास लिखता। क्लियर हो गई? यहाँ मैं क्या लिखता, मोलर मास। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में दिया है तो ग्राम, एएमयू में देता तो एएमयू, यूनिफाइड मास में देता तो यूनिफाइड मास। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। आ रही बात समझ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम है, इसका जो मास गिवन है वो क्या हुआ, इतने ग्राम। तो कितने का मास पूछ रहा है, 1 का। तो 1 का मास क्या कर सकते हैं, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपको। अब ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा इतने ग्राम हो गया। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है। गिवन क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मैंने कहा था आपको, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, मोल से रिलेट करता है। अगर वो ग्राम एटॉमिक मास नहीं लगाता, सिर्फ मास लिखता, तो दैट इज द डिफरेंट, दैट इज द डिफरेंट। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ, वो 6.023 का हुआ, और इसका 1 हुआ, तो 1 का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, चीजें समझ आ गई होंगी। और हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनको कॉन्सेप्ट को और बताऊंगा, जो आपके नीट के लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। कहीं भी डाउट होता है, कभी कभी देखिए कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रही हैं जिससे की वजह से हम क्लासेस को उतने वैसे नहीं ले पाए, कि लाइट की दिक्कत है कभी कुछ, बट आप मेहनत करिए। आपका अगर 100% रहा तो याद रखिएगा, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो रिजल्ट जरूर आएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। तो इसको तरफ फोकस कीजिए, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और आप खुद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन अगली क्लास में आप होमवर्क प्रॉपर करके आइए। होमवर्क मतलब जो मैंने आपको मोलर मास की बात की है, वो कुछ अपने से समझ में आता है तो वो भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि नीट के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट उनको बहुत टफ लगता है, बहुत टफ लगता है। बट याद रखिए, धीरे 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 हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे और बहुत सी अच्छी सी चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो होप कि आपको समझ आया होगा, चीज़ें समझ आया, चीज़ें अच्छी लगी तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि आपको की जो ये हमारी योजना चल रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अभ्युदय योजना, वो आपके लिए बहुत अच्छी है और आप इसमें काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं और आपके लिए काफ़ी चीज़ें भी इजी गोइंग है। ठीक है, तो आप अगर बोलेंगे तो आपके भी लिए भी अच्छा होगा, आपके दोस्तों के लिए भी अच्छा होगा, और आप सुविधाओं का उपयोग करें और जुड़े रहें हमारी सारी क्लास के लिए। हमारी फिजिक्स की क्लासेस भी हैं, सर क्लास लेते हैं, आपको पता ही है। केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, कुछ दिन में और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मैथ्स की क्लास भी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। आप बस अपना काम करें, फोकस रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। होप आपको अच्छा लगा होगा। हाईली मोटिवेटेड रहिए, कुछ हमें आपसे सीखने को मिले, कुछ आपको हमसे सीखने को मिले, ऐसे चीज़ों को करते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ी नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं और आगे की चीज़ों को मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस।